हम लोग को बी साइलेंट, इसमें हम लोग को बहुत सारे इश्यूज पढ़ने हैं। जैसे पहला इशू एमजी नरेगा से रिलेटेड है, वही है एमजी नरेगा से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग एनपीपीए यानी कि आपका उसमें हेरापिन के बारे में बताएंगे, हेरापिन क्या होता है। उसके बाद फार्म सेक्टर से रिलेटेड है, करेक्ट, पेपर 3 से। उसके बाद हम लोग करेंगे रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल्स, ये पेपर 2 से रिलेटेड है। सोशल सेक्टर स्कीम्स वगैरह में आ जाएगा। ये मैं बताऊंगा कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को रिप्लेस करता है तो उसके लिए कितना फर्टिलिटी रेट का ज़रूरत होता है, ठीक है। और उसके बाद भी आउटसाइड फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं इस पर। तो क्या है, विल डिस्कस टुडे। दहिंग पातकाई जो है आपका नेशनल पार्क बना है आसाम का, क्योंकि आसाम का देखते हैं कि बहुत सारा नेशनल पार्क पहले से मानस है, डिब्रूगढ़ है ना। उसमें से एक नया नेशनल पार्क यहाँ से डेजिग्नेटेड होने वाला है, दैट इज़ द दहिंग पातकाई। उसके बाद विंटर डीजल, हम आज बता रहे हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सभी को क्लब्ड करके बता रहे हैं। विंटर डीजल के बारे में बताएंगे जो लद्दाख के लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोवैक्सीन के बारे में बात करेंगे, क्या पॉसिबल है जो ICMR बोला कि अगस्त 15 तक देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं पहले भी कमेंट कर चुका हूँ, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ से भी तुमको पता चल जाएगा कि कैसे पॉसिबल नहीं है। वन वेब क्या है जो कि न्यूज़ में भी चल रहा है, इसके बारे में भी जानना है तुम लोग को। और स्वाइन फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू का केसेस, ये भी एक बढ़ता हुआ एक डिजीज़ है, बहुत बार पहले भी आ चुका है। पीक से, जानते हो पीक क्या होता है, यू नो, शुगर जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो पीक से जो स्वाइन फ्लू आने वाला चीज़ है, ये किस तरह वर्ल्ड में एक हैवॉक क्रिएट कर रहा है, डिजास्टरस। हाँ, ये सभी चीज़ के बारे में आज हम लोग 8-9 चर्चा को आज हम लोग विस्तार रूप देने वाले हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसमें कुछ आंकड़े हैं, वो आपको आंकड़े एकदम ब्यूटीफुली याद करना होगा, ठीक है। करंट आंकड़ा नहीं है, आपको पुराना आंकड़ा याद करना होगा। करंट आंकड़ा तो बदलते चला जाएगा, जो जेन्युइन है वो याद करना होगा। तो मैं आज बता दूंगा कि तुम लोग को, देखो ये टोटली डिफरेंट है, बात समझ रहे हो ना। ये एडिटोरियल डिस्कशन नहीं है, दोनों का बहुत तरीका अलग होता है पढ़ने का। तो आज मैं शेयर करूंगा कि ये तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो क्या लिखा गया है, 1.4 लाख फैमिलीज रीच्ड एनुअल MG नरेगा लिमिट। यानी कि ये क्या बोला जा रहा है कि जो MG नरेगा में महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रोजगार जो दिया जाता है, ठीक है, 2005 में जो आया था, करेक्ट, ये आपका पहला UPA गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप था, ठीक है, कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट होता है। इससे नहीं, 2005 इज ऑल अबाउट UPA 1, ठीक है, मनमोहन जी का पहला सरकार, ठीक है। मनमोहन जी क्या, मनमोहन जी बहुत बड़ा चीज़ दे के गए हैं, तुमको क्या लगता है? हाँ, राजस्थान गिर जा सकता, ठीक है, गिरना ही है। एक्चुअली सचिन पायलट को बहुत पहले ही थमा देना चाहिए था, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में भी सिंधिया को भी बहुत पहले ही थमा देना चाहिए था, ठीक है। कैसे बताइए, आपका इतना अच्छे से रहने के बाद भी आपका सरकार गिर गया, मध्य प्रदेश में भी गिर गया, इधर भी इसका रिपरकशन डायरेक्ट महाराष्ट्र में पड़ जाएगा, ये भी गिर जाएगा। देखते रहिए, साम दंड वेद, है ना, राजनीति में हर कुछ संभव है। रोकड़ा दे दो, टूट के अपने आप स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है ना। किसी तरह हुकूमत करना है और किसके प्रजातंत्र को फालतू का रख के रूल करना है। नाम के लिए रह गया प्रजातंत्र इस कंट्री में, ठीक है ना। देखिए, इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इससे हट के बताना चाहता हूँ। आप समझिए कंट्री का क्या स्थिति है, पहले ये बात समझो। पॉलिटिक्स को लेकर कंट्री में ये स्थिति आ चुका है कि कोई सामान्य परिवार से कोई पॉलिटिक्स में जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, जो स्पेस था, पॉलिटिक्स का स्पेस था, वो स्पेस तो कुछ ही वर्ग ने ले लिया, विरासत वाले वर्ग ले लिए इस चीज़ को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसी का हैराकी में आ जाता है। और जो नौजवान जिसके पास टैलेंट है मगर उसको उतना अकल नहीं है, या फिर उसका फंडिंग उसके पास उतना नहीं है, रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब पॉलिटिक्स पूरी तरह से ड्रिवन हो गया, एक तरफा चला गया। ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी में ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये आप खुद देखिए कि लोकसभा का मेंबर 25 साल का आदमी बन सकता है, राज्यसभा का 35 साल का बन सकता है ना। प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर 25 साल का कोई लड़का बन सकता है प्राइम मिनिस्टर। जब कोई एक सांसद बन गया तो इसका मतलब उसके पास एबिलिटी है बनने का। मैं ये तो आप कभी भी आप देते नहीं हो यूथ को इतना मौका, है ना।
अभी न्यूजीलैंड में भी यूथ प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर सॉरी, और भी बहुत सारे हुए हैं। स्वीडन का बता रहे हो क्या तुम? स्वीडन का बता, एलन टॉप। गुड। एनीवे देखो समझ गए बात को। तुम बहुत देखते हो, तुमसे पहले हम देख के बैठे रहते हैं, ठीक है ना। देखो आई लाइक द चैनल। देखो 1.4 लाख फैमिलीज रीच्ड एनुअल एमजी नरेगा लिमिट। अब देखो इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि एटलीस्ट 1.4 लाख पोर रूरल हाउस होल्ड्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द कोटा ऑफ 100 days ऑफ वर्क अंडर एमजी नरेगा एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर बेनिफिट्स अंडर द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। क्या बोल रहा है कि 1.4 ठीक है लाख जो हाउस होल्ड थे, लोग थे, ये कोविड क्राइसिस में वो अपना डेज पूरा कर चुके हैं 100 days का, और उसको फर्दर क्या है एमजी नरेगा के हिसाब से उसको फर्दर नहीं मिलने वाला है, काम नहीं मिलने वाला। इसका मतलब इसके ये लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया घर चलाने के लिए। क्योंकि आप क्यों नहीं दीजिए? क्योंकि बाकी लोग भी तो आ रहे हैं ना, गांव वापस आ रहे हैं, तो वो लोग को भी देना होगा अलग से। तो ये लोग 1.4 लाख जो हाउस होल्ड है, देखो इसमें हाउस होल्ड दिया, हाउस होल्ड में 2-3 मेंबर्स रह सकते हैं जो एलिजिबल है। यहाँ पे 1.4 हाउस होल्ड है, इसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड में बहुत सारे 1.4 से ज़्यादा हो सकते हैं मेंबर्स। एक हाउस होल्ड मतलब क्या है? उसमें हो सकते हैं 3 एलिजिबल हो सकते हैं, 4 भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब इतने लोग जो एलिजिबल थे उन्होंने 1 साल में अपना काम ख़त्म कर दिया और अब फर्दर एलिजिबल नहीं है, तो उसका अलग बर्डन। अब ऐसा अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर से जो स्टेट से माइग्रेट करके आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से जो वापस आ रहे हैं स्टेट में, उसका बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि आपको देना होगा एमजी नरेगा के अंतर्गत उसको भी जॉब। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इसका हम लोग टेन्योर नहीं बढ़ा सकते जिसका कंप्लीट हो चुका है पहले। समझ में आया? एमजी देखो ये जानने वाली बात नहीं है, यहाँ से ये डाटा कोड नहीं करना है, ये डाटा कोड करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ से जानने वाली बात क्या कि एमजी नरेगा क्या है, हाउस होल्ड क्या है। बात समझे ना? यहाँ से जानने वाली क्या है, 1.4 नहीं है। यहाँ से जानने वाली बात क्या है, हाउस होल्ड क्या होता है। हाउस होल्ड में हो सकता है 2 या 3 भी मेंबर्स एलिजिबल हो सकते हैं 18 साल से ऊपर हो तो। दूसरा चीज़ क्या कि एमजी नरेगा क्या है, तो एमजी नरेगा क्या कि 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको दिया आता है 365 days में। इसके बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। यदि आपको 1 वीक के अंदर काम नहीं दिया गया तो आपको पेनल्टी भी मिलता है स्टेट के द्वारा, ठीक है। और कौन चुनेगा, तो ये आपका ग्राम सभा चुनता है। ग्राम सभा ही आपका नियुक्त करता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल है किसके लिए, एमजी नरेगा काम के लिए। तो ग्राम सभा जानते ही हो तुम लोग, है ना, पंचायती राज सिस्टम में चले जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप समझो। दिस आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। ये जो सर्कमस्टांस है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। कैसे? अनदर 7 लाख हाउस होल्ड हैव कंप्लीटेड 80 days। अब ये छोड़ के दूसरा देखो क्या बोला कि 7 लाख हाउस होल्ड भी 80 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। 1.4 तो 100 days कंप्लीट कर चुके हैं। और ये क्या, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया दे रहा है। समझ रहे हो ना बात को? लॉकडाउन देखो ये बोला गया, देखो लॉकडाउन रिजल्टेड इन थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयड माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग टू विलेजेस एंड नाउ डिपेंडेंट ऑन द एमजी नरेगा वेजेस। पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यदि इसको 100 दिन रोजगार नहीं दिया जाए क्या करेगा इसका बच्चा लोग, किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलेगा। इसलिए एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। और जो जिसका पहले 100 days पूछ चुका है उसको हम नहीं देंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि अलग से माइग्रेंट वर्कर्स है उसको देना पड़ेगा हमको। अब देखो हाउस होल्ड मतलब देख रहे हो ना, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ एन अ फैमिली हु लिव टुगेदर एंड हु आर एलिजिबल फॉर द एमजी नरेगा वर्क, ठीक है। अब देखो एनी प्रोविजन फॉर इंक्रीज, क्या कोई प्रोविजन है इंक्रीज करने के लिए? देखो एमजी नरेगा कंटेन्स अ प्रोविजन है, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लॉज है। एमजी नरेगा एक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लॉज है। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके सिविल सर्विस के लिए। क्या है कि एमजी नरेगा कंटेन्स अ प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड बाय ड्रॉट और एनी अदर नेचुरल डिजास्टर टू रिक्वेस्ट एन एक्सपेंशन टू अलाउ 150 days ऑफ वर्क पर हाउस होल्ड। यानी कि 50 दिन एक्स्ट्रा हम बढ़ा सकते हैं यदि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया वहाँ पे, समझे ना, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, इस तरह का। मगर ये वाला चीज़ कोविड किसी को पता नहीं था, ये भी ऑब्वियसली नेचुरल कैलेमिटी के अंदर ही आएगा, उस केस में कर सकते हो। मगर दिक्कत क्या है, ह्यूजली पहले से डिपेंडेंट है, लोग लौट के आ रहे हैं, इसको एक्सपांड कर देंगे तो उसको कहाँ पे फिक्स करेंगे, वो मैटर ऑफ कंसर्न है। वर्क भी एक तो ऐसे अनप्रोडक्टिव वर्क है ये सब, है ना। एक तो ऐसे ही ये काम अनप्रोडक्टिव है। ये जो क्या है, गड्ढा खोदता है ना,
मैक्सिमम जो काम है अनप्रोडक्टिव ही है ये। हाँ, ऐसे पैसा नहीं दे सकते हो ना, बस एक मेहनत करवा के तुम दे रहे हो उसको खाली। वो बैड, वो दोगे तो क्या होगा कि आदमी है ना लेजी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। बिना कमाए हुए आदमी को पैसा मिलना शुरू हो जाए तो आदमी अयासी करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि इसमें बोला कोविड-19 वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेचुरल डिजास्टर, एक्टिविस्ट डिमांडेड दिस प्रोविजन बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली अक्रॉस द कंट्री। चूँकि ये नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर हो चुका है तो 150 दिन वाला भी प्रोविजन होना चाहिए, एक्टिविस्ट का ऐसा मानना है। मगर सरकार के लिए दुविधा ये कि सरकार इसको देखेगी कि ये नया माइग्रेंट वर्कर को देखेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखो टोटल 4.6 करोड़ हाउस होल्ड्स, ठीक है, ये क्या दिया गया देखो 23 लाख हाउस होल्ड ऑलरेडी कम्प्लीटेड। अब देखो 23 लाख हाउस होल्ड तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 60 डेज वर्क, और ओवरऑल 4.6 करोड़ हाउस होल्ड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम दिस ईयर, यानी कि लगभग 5 करोड़ कह सकते हो, ठीक है, या प्रिसाइजली 4.4 करोड़ बोल दो। 4.5 करोड़ लोग को बेनिफिट मिल चुका है इस स्कीम इस ईयर में, ये स्पेशली कौन सा ईयर 2020 में। तो अब इसका एक्सपांसन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्यों? क्योंकि फिजिकल का बात आ जाता है, यू हैव टू प्रोवाइड फिजिकल पैकेज, है ना। एक वर्कर का तो बात नहीं है ना, तो स्टेट के कंटीजेंसी फंड से निकालना होगा, स्टेट के पास जो भी प्रोविजन है उसके हिसाब से देने होंगे, तो डैट्स नॉट अ सिंपल टास्क, समझ गए। तो यही बात था जी। अब इसमें एक ये भी देख लो, एक तुम लोग को वो भी दिए हैं, डेटा दिए हैं, इस डेटा समझो कि देखो कितना गजब बात है कि एवरेज डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड पर हाउस होल्ड 100 दिन तो लिख देते हैं हम लोग, है ना, 100 दिन तो अच्छा लगता है देखने में, मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत बुरा स्थिति है। 2016 और 17 का देखिएगा तो ओवरऑल केवल 40-60 डेज दे रहे हैं हम, ठीक है, और 17-18 में देखिएगा तो 45 ही है। सबसे बेस्ट रिजल्ट कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे नहीं दिया गया, मैं बात समझिए, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेटर एमजी नरेगा को दिया जाता है, समझे ना। 95 डेज भी होता है, 100 डेज भी होता है, एकदम बहुत अच्छे से काम करते हैं। पॉपुलेशन कम है, बिल्कुल पॉपुलेशन कम है, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। हाँ, वो 90% वाला। हाँ, ऐसे भी एमजी नरेगा आपका क्या है, एमजी नरेगा पूरी तरह से आपका बजट से आता है, सभी स्टेट को दिया जाता है। हाँ, उसको भी नहीं, ये सभी स्टेट्स को मिलता है। ये क्या है आपका, इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है ना, ये वाला नहीं है, ये तो पूरा सेंटर की तरफ ही आता है, फुली सेंट्रल है। अब देखिए मोर फंड्स फॉर रूरल जॉब स्कीम, देखो रूरल जॉब स्कीम के लिए कितना पैसा खर्च हुआ है तो देख सकते हो। अब देखो 20-21 का अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसमें अभी तक केवल 18 दिन ही दिए हैं, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए डेटा पूरा नहीं मिला है तुमको। मगर तुमको यदि सही आंकड़ा पहुँचना है तो 19-20 का देख के पहुँच सकते हो इस साल का भी। तो कितना दिया गया है? 48 या 49 के आसपास है ना, तो कोई बढ़िया नहीं है डेटा, ठीक है ना, डेटा कोई अच्छा नहीं है। अब देखो रूरल जॉब स्कीम के लिए कितना कितना दिया गया है, तो ये समझो इस बार बहुत दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग बात किए थे ना, निर्मला सीतारामन पैकेज का घोषणा की थी, इसीलिए इसका बढ़ गया है। पहले 71,000 करोड़ था, करेक्ट, 19-20 में। इस बार अचानक जम कर गया 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ है कि नहीं है? 1 लाख करोड़ क्यों? क्योंकि अलग से पैकेज लेके आए थे इसलिए। अब देखिए एमजी नरेगा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है 19-20 का क्या है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी बात करिएगा तो 0.35 है, और 20-21 का 0.45 है, मगर ये बढ़ गया एक्चुअली, यहाँ पे लिखा गया है ये बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पर खर्च कर रहा है अभी भी, तो ये पूरा डेटा नहीं है, बात समझिए, क्योंकि 2021 का भी कवर नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, पीछे देखोगे तो क्या है, 19-20 में हम लोग बजट यानी कि 100 रुपया बजट में जीडीपी में है, तो 35 पैसा हम लोग एमजी नरेगा में खर्च कर रहे हैं। मैसिव अमाउंट है ना, मैसिव अमाउंट है। यानी कि ये सब क्या है रामानंद जी, ये सब तो वेस्ट ऑफ मनी है। यहाँ से कोई कैपिटल भी क्रिएट तो नहीं हो रहा है आपका कि इतना आपको रहेगा, बस आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ताकि वो सब क्या करें, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके। गांव में देखे थे एक सप्ताह पहले जॉब कार्ड जो इसी में ना आता है, क्या किया है, सबका आधार कार्ड फोटो सब लेके कार्ड बनवा दिया है। हाँ, लेकिन उसको रुपया नहीं मिल रहा है, खुद निकाल के रख रहा है, प्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि उन्होंने वर्क
किया है पैसा तो फिर रख लेगा है। ये होता है Wastage है। फुली वेस्टेज। उसके बाद सर जैसे 100 दिन का काम है नहीं सर, तो काम 45 से 40 दिन मिलता है, 30 दिन मिलता है। आधा काम दे दिया, आधा पैसा वो ले लिया। करता है। समझे बात को? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है आप लोग को कि आप इसमें क्या देखें कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट का बात है मगर 50 दिन से भी कम है। डेटा यही कहता है आपको 4-5 साल में। दूसरा क्या देखें कि जीडीपी का एक बहुत हिस्सा है ना इसमें जाता है, स्पेंड होता है। इन्वेस्ट नहीं कहोगे, स्पेंड कहोगे। हाँ ठीक है ना, इन्वेस्ट में प्रॉफिट आता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा वो करना है। बात समझ गए। और इसमें हम लोग देखेंगे कोविड केसेस के वजह से जो 4.5 करोड़ अभी तक को फायदा हुआ है इस साल। मैं वही कि बहुत सारे लोग का हम एक्सपांड नहीं कर सकते क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ गए एमजी नरेगा क्या चीज़ है, इसका रिसेंट एक्टिविटीज़। दूसरा देखिए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी allowed pharmaceutical companies to increase the price of essential blood thinner Herapin by as much as 50% and it is among the essential medicine to combat COVID-19। देखिए हुआ क्या, इसे ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ है। हुआ क्या कि जो देखिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसके पास पूरा अधिकार होता है कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ को। बताए थे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बताए थे जिसमें तुम्हारा लास्ट में मास्क और सैनिटाइजर डाला गया था। अब देखो होता क्या कि कोई भी प्राइस मैकेनिज्म दवाई का कोई फिक्स करता है तो यही तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यही अथॉरिटी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। इसने क्या किया, इसने जो ब्लड थिनर है स्पेशली हेरापिन का दाम 50% बढ़ा दिया। पहले मान लो कि 100 रुपया मिलता था, उसको 150 कर दिया कोविड-19 को देखते हुए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि यदि महंगा कर दिया तो यानी कि हम लोग अब जो खर्च करेंगे इसके ऊपर बहुत महंगा खर्च होगा। ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बात समझ रहे हो नहीं, मैटर ऑफ कंसर्न हुआ ना। अब हेरापिन क्या ब्लड थिनर है, ब्लड थिनर समझते हैं अब? हाँ, ब्लड को सॉल्यूशन है। हाँ बिल्कुल, जैसे टेस्ट ट्यूब में जो हाँ। करता है मिला कर रख लेता है, बिल्कुल। सेव करता है। तो देखो सच इंसिडेंट्स आर एक्सेप्शनल। बोला नहीं कि ये इंसिडेंट इस तरह का जो 50% आप बढ़ा दिए थेरापिन पे, इस तरह का जो आपका एग्जाम्पल एक्सेप्शनल केस है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे क्या करता है, घटाता है। जैसे देखो पहले भी 2 साल यदि पहले करंट अफेयर्स पे पढ़े हो तो आप लोग जानते हो स्टेम थेरेपी जो कि आपका ये किडनी में यूज़ होता है। हाँ समझ गए। तो किडनी में जो आपका रेनल में जो यूज़ होता है उसको क्या घटाया गया था, याद है? ये नेशनल फार्मास्यूटिकल यही अथॉरिटी ही घटाया था, प्राइसिंग अथॉरिटी घटाया था। तो ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया जहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। तो आप समझिए कि NPPA कैप्स द प्राइजेस ऑफ द ड्रग्स एंड मेडिकल सप्लाई। समझ गए, यही बोल रहे हैं इतना देर से। एज पर वन रिसर्च, क्या रिसर्च पाया गया कि द नंबर ऑफ ड्रग्स अंडर प्राइस कैन हैव स्टेडली इंक्रीज फ्रॉम द जस्ट 74 इन 1995 टू 860 इन। जो प्राइजेस है ये तो हम लोग ऊपर से बात की है, मगर प्राइजेस जो बढ़ने का जो प्राइजेस है काफ़ी बढ़ा है 19 तक देखा जाता है, डेटा लिया है तो। मगर ये एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है जो डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि स्टेम थेरेपी इतना महंगा था कि लोग एफोर्ड ही नहीं कर पाता था। किडनी खराब हुआ तो लोग मर गया, तो उपाय ये नहीं है। तो इस बीच में तुम्हारा NPPA आया और उसको क्या किया कि पूरी तरह से क्रश कर दिया उसका मार्केट और बोला कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। यदि आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो यू विल अट्रैक्ट पनिशमेंट, लीगल पनिशमेंट। इससे क्या हुआ, जितने भी बड़े बड़े टर्सरी हेल्थ केयर सेक्टर था, एम्स, गंगाराम, ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उसमें क्या हुआ, उसका दाम कम हो गया। वो दाम कम हो गया तो मिडिल क्लास वाले भी लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप था हेल्थ को लेके। मगर ये जो स्टेप है उसको रिग्रेसिव स्टेप कहेंगे, समझे ना। ये रिग्रेसिव इसलिए क्योंकि पीछे धकेल रहा है। अब हेरापिन क्या है, ब्लड थिनर की तरह काम आता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स हेल्प करता है, ब्लड क्लॉट्स बनने में। ब्लड क्लॉट समझते हैं? हाँ, क्लॉट करने। अब बोलो कि अब सवाल ये कि क्यों रेज क्यों किया गया था। रेज इसलिए किया गया, हाँ प्रिवेंट्स लिखा है ना, प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, नहीं हो एक्चुअली, वही जो आपका पॉइंट था। तो हेरापिन एक इम्पॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट है। फाइन, आप समझो बात को कि वाई NPPA रेज द प्राइस। देखो इसका रेज इसलिए किया गया है क्योंकि जो इनपुट्स जो ये बनता है हेरापिन
वो इनपुट्स महंगा होना शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है, इनपुट्स महंगा होगा, प्राइस पे आएगा, नंबर 1 दलील फ्रॉम NPPA। दूसरा क्या है, स्कैरसिटी मीन्स वही है कि हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर हमको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हायर प्राइस होना ही है। अलाउइंग द प्राइजेस ऑफ दिस ड्रग्स टू राइज विल एड्रेस द स्कैरसिटी एंड दस बूस्ट सप्लाई। और यदि पैसा बढ़ा देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसको डर नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ मार्केट में बिक जाएगा तो पैसा आ जाएगा वापस। बात समझे? द फर्स्ट NPPA इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ मेडिसिन वाज इन दिसंबर 2019। पहली बार जब राइज किया था, वो कब राइज किया था? 2019 में किया था। उसमें क्या कि 21 ड्रग्स का दाम बढ़ा दिया गया था। बात समझे? 21 ड्रग्स का दाम बढ़ाया गया था, तो उसका भी रीज़न वही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। अब देखिए मगर इससे क्या हो रहा है, प्राइस कंट्रोल की वजह से बहुत जगह इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए कैसे, कैपिंग द प्राइजेस टेंड्स टू सप्रेस द सप्लाई, देन इट मे नॉट मीट द डिमांड एंड मे क्रिएट शॉर्टेज। यदि आप किसी चीज़ का दाम कैप कर देते हैं तो इससे डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मार्केट फोर्स क्या पूरी तरह से खोल देते हैं, तो मार्केट फोर्स में टमाटर का दाम भी अपने आप फिक्स हो रहा है, प्याज का दाम भी अपने आप फिक्स हो रहा है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड के चेन सिस्टम से चलता है। मैं यहाँ पे आप कभी कोई प्राइस का दाम इतना कर देते तो परमिट लाइसेंसिंग राज वाला बात हो गया। तो इसका मतलब जो आपका सप्लाई और चेन सिस्टम है उसमें ब्रेक डाउन हो सकता है। जब ब्रेक डाउन हुआ तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स इम्पैक्ट हो सकता है, समझे? तो वही बोल रहा है, इट मे नॉट मीट द डिमांड एंड मे क्रिएट शॉर्टेजेस। इससे शॉर्टेजेस हो सकता है यदि आप क्या करते हो तो। दूसरा क्या है, व्हेन द प्राइस इज फिक्स, जब प्राइस आप फिक्स करते हो, प्रोड्यूसर आर लाइकली टू कट द कॉस्ट एंड यूज इन्फीरियर क्वालिटी इनपुट्स एंड मेक मनी दैट वे। इन्फीरियर क्वालिटी का बनाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि प्राइस काट दी है, तो क्यों आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देगा, वो मेडिसिन देगा आपको। वो चाहेगा कि निसिप प्लस की जगह पे हम निसिप डाल दें या दूसरा चीज़ डाल दें। समझ रहे हो ना बात को? अब देखो, द रियल सोल्यूशन लाइज समवेयर एल्स। जो सोल्यूशन है एक्चुअल में, वो सोल्यूशन कहीं और है। तो सोल्यूशन क्या है ऑथर के हिसाब से, इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन पब्लिक हेल्थ केयर एंड बॉट द एसेंशियल मेडिसिन इन बल्क, दे वुड हैव अ बेटर चांस ऑफ टेकिंग हेल्थ केयर अफोर्डेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द मार्केट। बिना मार्केट को घटाए बढ़ाए, सप्लाई और आपका डिमांड सिस्टम को बिना तोड़े हुए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकती है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल। जब उसमें हॉस्पिटल में करेगी तो अपने आप डिमांड सप्लाई चेन सिस्टम ठीक हो जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। और ये क्या हुआ कि मेडिसिन से बल्क में लाएगी, निर्यात करेगी। क्या होता है इन्वेस्टमेंट करना, मतलब क्या कि मेडिसिन भी तो उसका पार्ट हुआ कि जो हम मेडिसिन प्रोक्योर कर रहे हैं वो बल्क में ले आएंगे तो अफोर्डेबल हो ही जाएगा अपने आप। जैसे कि आप लोग जब मेडिसिन लेना होता है तो जाते हो दौड़ते हुए हॉस्पिटल में कि सस्ता में मिल जाएगा या फिर फ्री में भी मिल जाएगा। तो बहुत जगह सब दवाई दोस्त खुला है, देखे थे 80% डिस्काउंट पे देता है, कोई चैरिटी उसको ही। हाँ, तो मिलता है तो वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग, यानी कि बल्क ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट हो रहा है वहाँ पे, गवर्नमेंट का भी हाथ है वहाँ पे, है ना। तो ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोमल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, उसमें हॉस्पिटल्स वगैरह सभी आ जाएगा, उस पर खर्च करना है। उस पर जितना ज़्यादा खर्च होगा उतना ही बेटर आपका बल्क ड्रग्स को प्रोक्योर कर पाएंगे। जब प्रोक्योर कर पाएंगे तो मार्केट का जो आपका ऊपर नीचे बैठा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, इसलिए आप ये जो प्राइस कैपिंग मैकेनिज्म है जो बार बार हो रहा है, ये एडवाइजेबल नहीं है। इट मस्ट बी रन थ्रू योर मार्केट सप्लाई डिमांड, समझे, मार्केट सप्लाई डिमांड के हिसाब से। और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट यदि इन्वेस्ट करना ही चाहती है तो इट मस्ट इन्वेस्ट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। समझ गए बात को? बढ़ते हैं आगे। अब बोला कि अ प्राइस कैप ऑल्सो डिस्ट्रॉय एनी इंसेंटिव टू पुट द स्केर्स रिसोर्सेज टू बेस्ट यूज। बोला कि जो प्राइस कैप जो करते हैं ये भी एक तरह से डिस्ट्रॉय करता है। क्या डिस्ट्रॉय करता है कि जब हम स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं, आप देखिए कोई स्कैर्स यानी कि कम है रिसोर्स, उसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं और उस पर आप कैप लगा दिए, यानी कि हम मार्केट के हिसाब से नहीं बेच पाएंगे, तो सस्ता में बेचना होगा हमको। हिसाब से क्या है कि स्कैर्स रिसोर्सेज भी ठीक से यूज़ नहीं हो पाएगा। स्कैर्स रिसोर्स मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज कम है, तो कम है तो जाहिर सी बात है वो महंगा होगा ही होगा मार्केट में। जैसे अभी क्लासिकल एग्जाम्पल टमाटर खुद महंगा हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कैर्स है ना। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट आके बोले कि नहीं इस टमाटर 20 रुपया होगा, तो कुछ ही वर्ग को मिल पाएगा वो चीज़, कुछ वर्ग को मिल ही नहीं पाएगा वो।
और मार्केट डिसाइड करेगा नहीं 50 रुपया होगा तो जिसके पास 50 रुपया वो खरीद लेगा उस चीज़ को। तो कम से कम मार्केट डायनेमिक्स को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ऑथर का ये मानना है। बात समझे ना, जो कि अच्छी बात है। मार्केट ये ठप हो गया तो उसका लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा ना सब तरफ। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे देखो ये बात इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए कि जो हम लोग का फार्म एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो हम लोग का 13% घटा है। वेरी मैटर ऑफ कंसर्न। हम लोग का जो फार्म प्रोडक्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जो जाता है यहाँ से बाहर मर्केंटाइज गुड्स के तौर पे, उसमें क्या हो रहा है कि 13% घटा हुआ है। तो कैसे घटा है तो देखो हर एक चीज़ का बताएंगे, बासमती और नॉन बासमती। देखो इंडियन फार्म एक्सपोर्ट फॉर इतना फेल 13% इन वैल्यू ऑफ, अब कितना हो गया, पहले हम लोग को प्रीवियसली ईयर 19 बिलियन डॉलर का हम लोग को मिला था पैसा, और अभी 16 बिलियन हुआ है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 13% हम लोग का घटा हुआ है। अब इसमें से इंडियन फार्म में बासमती राइस और नॉन बासमती राइस, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बुफेलो मीट तो ये तुम्हारा फार्म प्रोडक्ट नहीं है। मैं देखो बुफेलो मीट इसलिए दिया है कि हम लोग का 3 लीडिंग जो फार्म प्रोड्यूसर है, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं मर्केंटाइज गुड्स में, ये बासमती राइस है, बुफेलो मीट है और नॉन बासमती राइस है। ये 3 सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है कंट्रीज से। तो देखो बासमती का स्थिति क्या है, बासमती राइस फॉल हुआ है 7%, ठीक है, पहले के ईयर के कंपेयर में, और एक्सपोर्ट क्या है 4.5 मिलियन टन्स हुआ है। समझ गए बात को। दे अकाउंट फॉर 27 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स अंडर अपेडा बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स। जो अपेडा है वही एग्रीकल्चर से रिलेटेड तुम्हारा जो प्रोडक्शन फार्म है। क्या बोला गया कि पूरी तरह से यदि 100 यूनिट अपेडा के बास्केट से एक्सपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर के बास्केट से एक्सपोर्ट होता है, तो 27%, यानी कि बिग मार्जिन है, लगभग 30% तुम्हारा बासमती चावल जाता है बाहर। और ईरान सब में बाबू खूब होता है हम लोग का, ईरान, सऊदी और मिडल ईस्ट में बासमती चावल खूब बिकता है हम लोग का, ठीक है। और स्पेशली जो GI टैग लगा है, जैसे कि तुम्हारा मध्य प्रदेश का बासमती चावल बहुत फेमस, ठीक है। अब दूसरा नॉन बासमती चावल देखो, इसमें क्या है कि नॉन बासमती चावल सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ है नॉन बास, क्योंकि वो तो 7% घटा है, ये 35% घट गया है। बात समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा घट गया है नॉन बासमती चावल। अब क्या बोला कि इंडिया नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट स्टूड एट 5 मिलियन टन्स, केवल 5 मिलियन टन्स। क्यों? क्योंकि उसको कंपटीशन मिल रहा है, कहाँ से, थाईलैंड से, वियतनाम से। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ता प्रोड्यूस कर दे रहा है नॉन बासमती चावल। ये सब बोले ना, आसियान कंट्री हर समय कम्पीट करता है इंडिया को। क्लासिकल एग्जाम्पल देखो। और दूसरा, अब तीसरा देखो बुफेलो मीट, बासमती चावल के बाद बुफेलो मीट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, तो बुफेलो मीट भी घटा है 11%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को एक दिए, हम एक कुछ दिए हैं ना तुम लोग को। अब इसमें समझो कि किस तरह, देखो एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स ईयर टू पीक। अब देखो 18-19 में कितना 38% हम लोग का जा रहा था, ठीक है। एग्री प्रोडक्ट्स यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स जा रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कितना जा रहे थे। देखो 18-19 में हम लोग लगभग 38% था, और यही 19-20 में कितना हो गया 35% हुआ, यानी घटा है। ओवरऑल बता रहे हैं। अब यदि नॉन बासमती का देखिए तो नॉन बासमती का आप पता चल जाएगा आपको। नॉन बासमती क्या है कि देखिए आप यहाँ पे 19-20 में देखिए कितना घट के 7.6 से नीचे घट के 4 आ गया है। ये क्या है, मिलियन टन्स है जी, ठीक है, यानी कि 4 मिलियन टन्स बस जा रहा है। समझे बात को। और बगल में वैल्यू दिया गया है, वैल्यू समझिए कि कितना है आपका, लगभग 18,000 बिलियन होगा, मिलियन डॉलर होगा। ऊपर है ना वैल्यू दिया है ना, क्या है डॉलर, मिलियन डॉलर में दिया है, तो इसका मतलब क्या 18,000 मिलियन डॉलर केवल आ रहा है नॉन बासमती में। समझ में आ रहा है अगर आप सबको, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो तुम लोग को मोटा मोटी बात क्या समझना है, तुम लोग को इतना ग्राफ नहीं करना है, तुम लोग को मोटा मोटी ये समझना है। देखो सिविल सर्विस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ग्राफ से, तो मैं तुमको बताता हूँ। देखो 2014-15 है, 15-16 देखो, सेकंड वाला देखो ड्रॉपिंग नॉन बासमती एक्सपोर्ट, 15-16 है, 16-17 है, 17-18 है, 18-19 है, 19-20। तुमको क्या पूछा जाएगा कि फॉर 5 years वी हैव सीन दैट नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स आर डिक्रीजिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या सही है? तुम बोलोगे नहीं, गलत बात है। क्यों? क्योंकि 8.3% था, 8.3 था तुम्हारा, उसके बाद 6.5 हुआ, फिर उससे भी बड़ा है, फिर राइज भी किया है 8.6, फिर घटा है, फिर 4 हुआ। समझ गए? तो गलत हो गया आंसर। मगर आप तुमको ऐसे पूछ लिया कि 3 years से, यानी कि 17 से और 18 से क्या ट्रैजेक्टरी नीचे घटा है, तो सही बात है घटा है। तो तुमको इस तरह याद करना होगा।
डेटा को ऐसे याद किया जाता है कि ट्रेजेक्टरी 5 साल का ट्रेजेक्टरी और 3 साल का ट्रेजेक्टरी। तो 3 साल के ट्रेजेक्टरी से हिसाब देखा जाए तो नॉन बासमती एक्सपोर्ट हम लोग का घटा है, ठीक है। पहले 8.6 था, 8.6 क्या है, मिलियन टन्स है, फिर 7.6 मिलियन टन जा रहा है, उसके बाद 4, एक बताओ कितना ज़्यादा, 35%। इसलिए तो बोला है वहाँ पे कि 35% डिक्रीज हुआ है। समझ में आया कि सबको? ओके, एनीवे अब देखो तो ये हो गया, खत्म हो गया बात, समझ गए। यहाँ से क्वेश्चन देखो, ये कोई कहाँ पे फॉलो हो जाएगा पेपर तुम्हारा, पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, ठीक है। वहाँ से पेपर हाथ में रखना, ठीक है। तो मैं पहले डिस्कस कर दूँ, पहले क्या अभी तक हम लोग जो किए हैं ये कहाँ कहाँ फॉलो हो जाएगा। तो तुम सोचो यहाँ पे पहला तो MG नरेगा था, तो MG नरेगा कहाँ पे आ जाएगा, सोशल सेक्टर स्कीम्स में आ जाएगा, पेपर 2 में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे देख लेना पेपर 2 में है तुम्हारा। उसके बाद NPP आ जाएगा, ये भी NPP तुम्हारा आ जाएगा, ये आपका पेपर 3 में आ जाएगा। पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाएगा, अथॉरिटी से, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना जी। उसके बाद तुम्हारा क्या है, फार्म एक्सपोर्ट फेल बाय 13%, ये तुम्हारा प्योरली तुम्हारा पेपर 3 में आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग 13 आउट ऑफ 22 स्टेट्स आर एट बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल्स। अब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल क्या होता है, बात समझो इसका, रमानंद जी इसको समझना है, वो बाद में पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर वी सीन इन द स्लाइड। इसका कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए रिप्लेसमेंट ये आपका टोटली आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड है। देखिए यदि पॉपुलेशन का 2.1 हो, है ना, जैसे बिहार में क्या है 2.9 है, 3.2 है, सॉरी 3.2 है फर्टिलिटी, यानी कि एक महिला का बच्चा कितना है 3.2 है। जब डिवाइड करते हैं तो 3.2 निकलता है, ये हाई फर्टिलिटी रेट हुआ, इसीलिए बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना, बात समझ रहे हो ना। अब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को कैसे रिप्लेस करेगा, जैसे तुम्हारा जनरेशन है, तुम्हारा आने वाला जनरेशन कैसे रिप्लेस करेगा, उसी रिप्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल्स। और ये होता है 2.1, स्टैंडर्ड क्या है 2.1। मगर इतना ही नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ आता है, डेथ रेट, साथ साथ आपका इमिग्रेशन बताए थे उसमें, याद है बताए थे, पॉपुलेशन घटने का, हाँ ठीक है। ये तो ठीक है, 2.1 क्या करेगा कि आपके जनरेशन को रिपीट कर देगा, हूबहू रिपीट कर देगा, मगर साथ साथ दो चीज़ कांस्टेंट रहेगा तभी आपका ये चीज़ को पूरा कर सकता है। एक आपका डेथ रेट और माइग्रेशन, ये कांस्टेंट रहा तब आपका 2.1 करेगा। ये यदि बहुत ज़्यादा होने लगा, ये फिर डिसबैलेंस्ड हो गया तो हो सकता है ये भी चीज़ आपका रिप्लेस नहीं करे। मगर ऐसे स्टैंडर्ड, इसको यदि हम फिक्स कर दे, कांस्टेंट कर दे, एक जगह रख दे, तो ऐसे स्टैंडर्ड क्या है 2.1। अब देखिए हुआ क्या है, देखो इस कंट्री में हुआ क्या है, इस पर बहुत बड़ा बवाल होता है कमल, इस पर बवाल राजनीतिक तक इसका बवाल है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों बना है, पीपल को देखते हुए बना है। ऑब्वियसली 76 के सेंसस से हुआ था, वो बाद में फॉलो करके 2011 सेंसस तक उसको सेम लेके चले हम लोग। साउथ वाले लोग झगड़ा करते इस बात से कि हम लोगों ने तो अच्छा काम किया नॉर्थ से कि पॉपुलेशन घटा लिया, मगर हमको रिप्रेजेंटेशन तो नहीं मिल रहा है लोकसभा में, ये तो गलत बात है। यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तभी आप लोकसभा में भेजिएगा, हम तो इतना काम किए, तो हम काहे का काम किए हैं पॉपुलेशन पे। केरला देखिए, केरला पता है बिलो 2 है, 1.2 होगा, 1.2 1.2 1.3 फर्टिलिटी रेट है केरला का। तमिलनाडु देखिए बिलो 2 है, आंध्र प्रदेश बिलो 2 है, बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए 3.2 है, 3.2 है, वेस्ट बंगाल देखिए 2.8 2.9 है, सिक्किम सब देखिए 1.11 है, 1.1 ऐसे इस तरह का है। हाँ बात समझे ना, तो क्या है दिक्कत है, क्या है वेरिएशन है कि नहीं हर एक स्टेट में। अब मुद्दा समझ में आएगा आपको। देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है स्टैटिकल रिपोर्ट 2018 का, ये क्या बोला है कि 13 आउट ऑफ 22 स्टेट्स फॉर विच डेटा इज अवेलेबल हैव फॉलन बिलो द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। यानी कि 22 स्टेट में जो 13 स्टेट का हम डेटा लिए हैं उससे क्या पता चलता है कि 2.1 जो फर्टिलिटी रेट उससे भी कम हो गया है 13 स्टेट्स में। यानी कि प्रोग्रेसिव मूव है, मगर जिस स्टेट में नहीं हुआ उस स्टेट में काफ़ी राइज है, जैसे बिहार यूपी 3.2 है वहाँ पे। अब देखिए इसमें भी लिखा गया है द हिंदी हार्टलाइन स्टेट्स, देखिए हो गया हिंदी गंजेटिक प्लेन बिहार यूपी एमपी एज वेल एज आसाम। आसाम क्या है, दोनों का कन्फ्लेक्स है, माउंटेन और उसका। इसमें रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल्स क्या है, आर अबव, यानी कि 2.1 क्या है फर्टिलिटी रेट है, उससे अबव है, कितना है देखो
2.4 है और 3.2 है। 3.2 तुम्हारा ये यूपी और बिहार के लिए है, बात समझे। एक्सक्लूडिंग सर्टन स्टेट्स द नॉर्म इन द कंट्री इज प्रेफरेंस फॉर 1 and 2 चाइल्ड फैमिलीज, इसलिए किसी दूसरे स्टेट को हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है वो इम्पोर्टेंट है। यदि कोविड नहीं आता तो ये भी पार्लियामेंट में पास हो ही जाता। इस बार बहुत कुछ पास होने वाला था पार्लियामेंट में, समझे ना, बहुत सारा लॉ पास, एक लॉ ये भी पास होने वाला था। गिरिराज सिंह इसके ऊपर उठाए थे सवाल, है ना, तुम लोगों को पता होना चाहिए, जो कि प्रोग्रेसिव थॉट है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 DPSP, ये भी उठने वाला था सवाल, ठीक है, ये तो मोदी जी कर ही देंगे। सशक्त देखो मेजोरिटी में जब सरकार रहता है ना बाबू, पावर रहता है, सरकार के पास सत्ता रहता है, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा ना उतना ज़्यादा हाँ, उतना बढ़िया है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और जो ये लंबा दशक के बाद 30 साल बाद जो तुम्हारा आया है सरकार, ये प्रोग्रेसिव, देखो एक दिन में जम्मू एंड कश्मीर को बदल दिया इसने, प्रोग्रेसिव थॉट था। ये 70 साल से 7 दशक से अटके हुए थे इस पर, और इस पर पोलिटिसाइज होता था खाली, है ना रामानंद जी, पैसा हम बेचते थे, वहाँ पे लोग खा लेता था, पॉलिटिशियन लोग, कभी अब्दुल्ला खा रहा है, कभी वो मुफ्ती खा रही है, 2 ही को ऑर्गेनाइजेशन था, कभी ये खाया है तो भाई कोई बात नहीं, अपोजिशन में रहेगा तुम भी खाओ, तुम जब पार्टी में रहेगा हम भी खाएंगे, ठीक है ना। तो तुम राजदीप देसाई के साथ देखो क्या उसका इंटरव्यू, इंडिया कॉन्क्लेव में आई थी तब देखो, ठीक है इंटेलेक्चुअल बात कर रही थी, उसका घर में परवरिश वैसा हुआ है ना, कल्चर वैसा हुआ है उसका, एजुकेशन कॉमन है, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है, आपका जनरेशन दूसरे जनरेशन से 2.1 आएगा तो आपका जनरेशन रिप्लेस कर लेगा, हाँ एवरेज है इंडिया में है, ये हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स का है, हाँ गंजेटिक बेल्ट का। पॉपुलेशन ज़्यादा है, नहीं देखते हैं, एक माँ का कितना है बच्चा, 3 बच्चा है, 4 बच्चा है। जो फर्टिलिटी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना कि एज ग्रुप पे, 15 से 30 जो एज ग्रुप है उसमें ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, यहाँ पे कम एज में ज़्यादा मैरिज। देखो कल ही हमको मेरा दोस्त से फ़ोन आया, ठीक है ना, दिल्ली से, एग्जैक्टली इसी पे मैं वही बोलने वाला था, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो होता क्या है, देखिए मैं यही चीज़ बोलने वाला हूँ, फर्टिलिटी रेट में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है आपका एजुकेशन पे। एक डेटा अभी आया है, रिसेंट डेटा मैं बताता हूँ आपको, कल मेरे फ्रेंड से बात हो रहा था मेरा, कि जो महिला पुरुष नहीं, यहाँ पे महिला पे बात है, ठीक है, जो महिला क्लास 10 से कम पढ़ी है उसका फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, जो क्लास 12 तक पढ़ी है उसका फर्टिलिटी रेट कम है, और जो ग्रेजुएट की है उसका बहुत कम है। तो यानी कि महिला का एजुकेशन पे बहुत निर्भर करता है कि फर्टिलिटी रेट क्या होने वाला है। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ये तो हैराकी है यहाँ पे कि यदि बॉयज़ नहीं हुआ तो सैक्रोसेंट नहीं है ये चीज़। देखिए नहीं, तुम्हारा सही है, तुम्हारा बात सही है, मगर मैं इंडियन सोसाइटी का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये तो चलो ठीक है, कॉपी में ठीक है, मैं बिहार रीजन का बात कर रहा हूँ। बिहार रीजन में अच्छे खासे समृद्ध लोग पढ़े लिखे एक लड़का हो जाता तो ठीक रहता, ठीक है। तुम मानो या नहीं मानो, हम अंदर का बात बता रहे हैं तुमको, ठीक है ना, फैक्ट है ये, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है रमानंद जी, आप भी इनकार नहीं कर सकते इस बात से। सर वो ये नहीं समझ रहा है कि सर गोद लेने का भी तो सिस्टम है, उसको भी वो फॉलो कर सकता है, किसी का लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। अब वो तो बाबू नोबल थॉट है, वो तुम्हारा थॉट पेपर पर आ जाएगा, शादी करके देख लो। ये सही है, आपका आकलन सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये करेक्ट बात है। एजुकेशन लेवल आपका हर तरह से इम्पैक्ट करेगा फर्टिलिटी रेट पे, ठीक है, और जेंडर इनइक्वलिटी के आइडियाज़ पे भी, समझ रहे हो, ये तो करेक्ट बात है। चलिए
जो टोटल फर्टिलिटी रेट है क्लियरली लिंक टू एजुकेशन, अरे यहीं का तो चीज़ था, ठीक है, इस पर डिस्कस भी हुआ था। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया दिया गया, देखिए ये समझिए कि जो आपका क्या है, इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द एजुकेशन लेवल ऑफ वुमेन एंड फर्टिलिटी रेट्स। जो आपका स्टडी है वो स्टडी क्या करता है, वो इधर ही दिया है, इस पे हम लोग अब कल बात भी हुआ था, ठीक है ना। देखिए टोटल आप समझिए 1.7 है ग्रेजुएट वुमेन में, यानी कि 2 बच्चे से कम जन्मा रही है, ठीक है। क्लास 12 में 1.8 है, यानी उससे थोड़ा अधिक है। क्लास 10 में देखिए लगभग 2 है, ठीक है। अब प्राइमरी एजुकेशन तक ही पढ़ी है वुमेन 2.5 है, और इलिटरेट है तो 3 है। दैट मीन्स एजुकेशन इम्पैक्ट कर रहा है ना। यहाँ आप देखो क्लासिकल एग्जाम्पल दिया गया। अब देखो सेक्स रेशियो अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब तुम खुद देखो सेक्स रेशियो पीछे चला गया यार। सेक्स रेशियो देखो 2016 और 18 में देखा गया है कि 890 यानी कि 900 फीमेल्स था पर 1000, ठीक है। यानी कि इट इज अ जस्ट 3 पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम द 14 और 16 से बस 3 पॉइंट इंक्रीज किया है। बताओ कितना बैड रिजल्ट है, हाँ। अब जबकि इट इज अ फॉल फ्रॉम, जबकि 12 और 14 में 906 था, यानी कि हम लोग ठीक से नहीं बढ़ रहे हैं सेक्स रेशियो में। जिस हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए, जिस हिसाब से एजुकेशन इंक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से फर्टिलिटी रेट पे स्पेशली आपका सेक्स रेशियो पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एज पर द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020, 4.6 लाख गर्ल चिल्ड्रन एनुअली वेंट मिसिंग इन इंडिया ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन। बात समझ रहे हैं, अभी भी बुरा स्थिति है। एबॉर्शन, यही तो हुआ एबॉर्शन है। अभी भी लगभग 5 लाख, ठीक है ना, रिपोर्ट के हिसाब से गर्ल मिसिंग है। ट्रैफिकिंग हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, उसके ऊपर बहुत तरह का अननेसेसरी हम लोग वो कर देते हैं। ये भी मैटर ऑफ कंसर्न है। राजस्थान जो होता ही है उसमें आप फ्यूटर्स का करता है ना, उसमें बात समझ गए। तो ये कहाँ पे आया बाबू, कहाँ पे लाइक किया है? पेपर 2 पे लाइक करेगा। पेपर 2 में देखो वहाँ पे है एक टॉपिक है, हाँ जस्टिस होगा। देखो सोशल जस्टिस में आ जाएगा ये सभी, देख लीजिए पेपर। सोशल जस्टिस देखो तो कहीं पे है, पेपर 2 में देखो सोशल जस्टिस दिखाओ हमको। बी क्विक, हाँ आ गया उसमें, इसमें भी आ जाएगा। पेपर दोनों में लाइक कर सकता है ये, ठीक है। एनीवे अब देखिए स्टेट शुड हैव डिफरेंट पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए ये देखिए नीचे छोड़ दीजिए, बात खत्म हो गया वहाँ पे। अब इसलिए बोला जा रहा है कि हर एक स्टेट में यदि फर्टिलिटी रेट अलग अलग है तो अलग अलग गाइडलाइंस भी होना चाहिए हर एक स्टेट्स के लिए, है ना। तो बिहार, यूपी और झारखंड के लिए क्या होना चाहिए? तो बिहार इस स्टेट के लिए क्या है सजेशन? द स्टेट मस्ट फोकस ऑन लर्निंग आउटकम्स एंड शुड टेक ऑल स्टेप टू कीप गर्ल्स इन अ स्कूल। जितना महिलाओं को, जितने बच्चे को स्कूल पहुंचाया जाए उतना बेटर है, उतना इम्पावर्ड होगा। देखो बाबा आदित्य का सपना पूरा हो जाएगा, है ना, उतना सशक्त बनेगा। दूसरा क्या है? इम्प्रूविंग द ह्यूमन रिसोर्सेज बिकम्स द मेन फोकस। ह्यूमन HRD जितना बढ़ाएंगे उतना अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, एजुकेशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बुद्धि बढ़ेगा, है ना। अब देखो तमिलनाडु, AP और तेलंगाना जैसे क्या करना चाहिए जो कि समृद्ध है, बहुत कम है पॉपुलेशन वहाँ पे। उसके लिए क्या करना चाहिए कि ऐसा पॉलिसी बनाए जो कि माइग्रेशन को वेलकम करे, बाहर का जो बर्डन है वो अपने तरफ खींच लेगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कंट्री वाइड। एक कंट्री है जी, कहीं पे भी रह सकते हैं। नहीं, वो बाहर से मंगवाएगा तो उसका इंडस्ट्री भी तो चलेगा, जैसे माइग्रेंट है तुम्हारा। नहीं, यहाँ कंपटीशन इंक्रीज करने वाला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे खींचने वाला होना चाहिए। कंट्री एज अ वन यूनिट सोचना चाहिए, समझे ना। और जब कंट्री एज अ यूनिट नहीं सोचोगे तो राजनीतिकरण कर दोगे लोकल लेवल पे, जैसे शिवसेना का हो गया। रीजनलिज्म पे बात है, वो नहीं करना है। देखो इसमें क्या बोला कि नेटिविस्ट सेंटिमेंट्स में लेड टू लेबर शॉर्टेजेस, अनकम्पिटिटिव वेजेस एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेंस। अब देखो नेटिव यानी कि यहीं का लोग को मिलना चाहिए काम। इससे बोल के क्या होता है, कभी कभी लेबर शॉर्टेज हो जाता है कि यहाँ के लोग काम करना ही नहीं चाह रहा, लेबर बनना ही नहीं चाह रहा है।
तो आप ऐसा प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाओ ताकि माइग्रेशन को लाओ, और ब्लू कलर और वाइट कलर जॉब दे दो दोनों को, है ना। ब्लू कलर जॉब क्या हुआ जी, यही लेबर क्लास का वर्क, और वेजेस वगैरह दे दो विथ हायर एल्डरली पॉपुलेशन, जैसे कि आपका केरला है। स्टेट मस्ट प्लॉट कैपेसिटी एक्सपेंशन इन हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल एल्डरली पीपल के लिए जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होता है उसको प्रभावित करना चाहिए, ताकि जो लोग बूढ़े हैं, जैसे कि जापान का क्लासिकल एग्जांपल है। जापान में क्या है कि एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, अभी तो मैटर ऑफ कंसर्न है, इसका फर्टिलिटी रेट घट रहा है, पता है ना आपको। जापान में पॉपुलेशन कम हो रहा है दिन प्रतिदिन, इसलिए मैटर ऑफ कंसर्न है। क्या वहाँ पे क्या बूढ़ा बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। अब देखो हो गया, मैटर खत्म हो गया, बात समझे। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला आप लोग को। अब देखो ये तो पढ़ लिए, रटना नहीं है, इसको किस तरह समझोगे। यदि कहीं मेंस में कोड करना है तो कैसे कोड करोगे इसको तुम पॉपुलेशन के तुम्हारा आ जाएगा उस पर, ये तुम्हारा इंडियन सोसाइटी से भी मैच हो जाएगा, पेपर 1 से भी मैच हो जाएगा जाकर, ठीक है, इंडियन सोसाइटी। इसमें क्या बोल सकते हो कि कौन से स्टेट्स में प्रॉब्लम है पॉपुलेशन को लेके, पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर, तो हिंदी हार्टलैंड बता सकते हो, उसका 2.4 से लेके 3.2 का बात कर सकते हो, ये कोड कर सकते हो तुम लोग। एक बात कर दिए कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या हो, 2.1 होता है, जो कि रिप्लेस करता है, मगर वो इसमें लिखा नहीं है, मगर वो 2 चीज़ पे भी डिपेंड करता है, आपका डेथ रेशियो और माइग्रेशन, ठीक है, इस पर भी इम्पैक्ट करता है। तीसरा क्या है कि जिस स्टेट में फर्टिलिटी रेट कम है वहाँ पे जो स्कीम्स होंगे वो डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी बूढ़े लोग के लिए होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा क्या होना चाहिए कि माइग्रेशन फेवरेबल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स होने चाहिए, ताकि ब्लू कलर और वाइट कलर जब में उसको वो कर सके, खींच सके, अट्रैक्ट कर सके। यही मिला है इन्फ्लुएंस, ये कहीं पे भी आप कोड कर सकते हैं इस चीज़ को। यदि आप लोग डेटा के साथ कोड करोगे 2.4 3.2 आंसर समृद्ध है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह का डेटा यूज़ करना है, ये प्योर डेटा है। अब देखो देहिंग पाटकाई टू बिकम अ नेशनल पार्क, ये बोले थे पहले भी। देखो लगभग 112 किलोमीटर जो तुम्हारा देहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि तुम्हारा देहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व्स के अंदर लोकेटेड है, ये अब अपग्रेड करके ये नेशनल पार्क बनाया गया। अब समझो नेशनल पार्क जब बनता है, कोई सेंचुरी या कोई भी चीज़ नेशनल पार्क घोषित किया जाता है, तो वो क्या है, आउट मोस्ट इंपॉर्टेंस दिया जाता है उसको। कोई भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे परमिटेड नहीं होगा, ठीक है, सब प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, कोई भी एक्टिविटीज़ आप वहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोल्ड रिच एंड ऑयल रिच बेल्ट। अब देखो ये जो है तुम्हारा देहिंग पाटकाई जो है, ये कहाँ तक फैला है, तो अपर आसाम तक फैला है। कोल एंड ऑयल रिच डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि जानते हो कोयल का खजाना है जी, तभी तो आसाम में गुवाहाटी में इतना तुम देखते हो ऑयल का। अमानंद जी आपको बेटर पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, है ना। रिफाइनरी कहाँ, रिफाइनरी डिब्रूगढ़, गुवाहाटी में भी है, गुवाहाटी। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है समझिए। इट इज इंसिडेंटल टू नोट दैट द अनाउंसमेंट कम्स मंथ आफ्टर एनबीडब्ल्यू क्लियर्ड अ कोल माइनिंग प्रोजेक्ट बाय कोल इंडिया लिमिटेड इन द देहिंग पाटकाई ऑयल एलिफेंट रिजर्व। बताए थे, याद होना चाहिए तुम लोग को कि जो तुम्हारा NBWL क्या किया कि कोल माइनिंग करेंगे, इसकी वजह से क्राइसिस हुआ था ना डिब्रूगढ़ वाला में, याद है। तो अब क्या इसमें तो बोल रहे हैं कि ठीक है माइनिंग एक्टिविटी करेंगे, कहाँ पे, वही अब पहले तो एलिफेंट रिजर्व था, देहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व था, ये पहले बोल चुका है। अब अचानक इसको लिफ्ट करके हम क्या कर दिए, अचानक लिफ्ट करके इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिए। इसका मतलब जो पहले आपका ये बोला था ऑयल इंडिया लिमिटेड कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ही करेगा ये चीज़ को, माइनिंग एक्टिविटी, हो सकता है अब नहीं करे वो, क्योंकि नेशनल पार्क घोषित हो चुका है। इट स्पार्क्ड अ स्पैट ऑफ वर्चुअल प्रोटेस्ट इन द स्टेट। प्रोटेस्ट हो गया स्टेट में, क्यों, क्योंकि बोला कि वहाँ पे कोयल माइनिंग करेंगे, ठीक है, माइनिंग प्रोजेक्ट किया जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, तो इसे प्रोटेस्ट हो गया। ये प्रोटेस्ट होने के कारण ही यहाँ पे नेशनल पार्क घोषित किया गया है। बात समझो, समझ गए बात को। अब देखो सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा, नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड द CIL सब्सिडरी टेम्पोरली सस्पेंडेड ऑल माइनिंग ऑपरेशन इन द रीजन। समझ गए, प्रोटेस्ट हो गया, इसलिए ज़्यादा शांत रहोगे तो नहीं होता। उत्तराखंड वाला बिल्कुल समझ, ये भी क्लब, वेरी गुड, ये क्लब कर सकते हो, लिख सकते हो। ऐसे कैसे लिख सकते हो कि कोई बोलेगा कि कंजर्वेशन के लिए कम्युनिटी का योगदान कितना होना चाहिए, तो इसको तुम कर सकते हो, कोड कर सकते हो कि कोई पहले एलिफेंट रिजर्व था, स्पेशली इसका नाम देहिंग पाटकाई करके, उसको आप कम्युनिटी अवेयरनेस के द्वारा क्या किए,
कोल माइनिंग एक्टिविटी को जो होने वाला था उसको स्टॉप करके आप उसको उसका डेजिग्नेशन को चेंज करवा दिए और उसको नेशनल पार्क घोषित करवा दिए। जैसे एक क्लासिकल एग्जांपल पहले भी था, चिलिका लेक। चिलिका लेक पहले मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंदर आता था, रामसार कन्वेंशन। साइलेंट वैली क्या है, कहाँ का है साइलेंट वैली? केरल में भी है, बिल्कुल केरल का ही है, वही नीलगिरी वाला, बिल्कुल नेशनल पार्क है, बिल्कुल है। कुद्रेमुख वहीं पे है। चलो एनीवे समझ गए बात को। आप समझो मोर अबाउट दहिंग पातकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में समझो जो था पहले। ये वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स है, यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। ये क्या बोला जा रहा है कि लास्ट रिमेनिंग कॉन्टिग्यूस पैच ऑफ लो लैंड रेन फॉरेस्ट एरिया इन द आसाम। आसाम का ये लो रेन फॉरेस्ट एरिया है जी, यानी कि बहुत ही रेन फॉरेस्ट है, डाइवर्सिटी। रेन फॉरेस्ट आएगा दिमाग में डाइवर्सिटी अचानक आ जाना चाहिए, लिंक्ड है, ठीक है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर हुआ था? 2004 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था, यही आपका दहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। अब क्या है, इट इज ऑल्सो द प्लेस विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रेयर इंडेंजर्ड व्हाइट विंग्ड वुड डक। ये जो स्पेशल डक है ये क्या है, यहाँ पे रेयर इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड है इसका मतलब क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन यू हैव टू गिव एंड इट मस्ट कम अंडर योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में आएगा, बताऊंगा मैं बाद में तुम लोग को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके हिसाब से बहुत अलग अलग शेड्यूल होते हैं। और शेड्यूल 1 में लायन, टाइगर, चीता, इस तरह का ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को रखे जाते हैं जिसको हम लोग अलग से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। एंटीलॉप, जैसे एंटीलॉप क्या है, जो हरिन को मारा था, शिकार किया था। अच्छा, वो हाँ, वो क्योंकि शेड्यूल 1 में आता था इसलिए फंस गया वो, समझे ना। यदि शेड्यूल 4 में आता तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी तक नहीं लगता है, उसको डिक्लेयर नहीं मिला है। उसको गिमिक की तरह यूज़ किया, पॉलिटिकल गिमिक की तरह यूज़ किया जाता है। देखना राजनीति जब होगा तो फिर बुलाया जाएगा। देखो इस कंट्री में यही होता है, तुम लोग थोड़ा सा समझो, न्यूज़ देख के थोड़ा सा रिलेट करना सोचो कि अच्छा कोई राजनीतिक मुद्दा है क्या, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता है। तनाव बढ़ जाता है। ये लोग भी समझ चुका है, ठीक है ना, हीरो लोग भी। अब देखो, अब ये बात समझो, द साइट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड माइनिंग प्रोजेक्ट इज 9 किलोमीटर फ्रॉम द सेंचुरी। जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी था वो सेंचुरी का 9 किलोमीटर पे था। एक्सटेंडिंग द सेंचुरी बाउंड्री मे नॉट बी ईजी एज मैनी एजेंसी लाइक कोल इंडिया लिमिटेड हैव लीजेस इन दिस एरिया। अब जब हम नेशनल पार्क घोषित करेंगे तो उसका एरिया दायरा बढ़ाएंगे और बफर जोन बनाएंगे वहाँ पे, ताकि कोई तरह का गतिविधि ना हो। तो मैं बोल रहा है कि मगर ये एरिया बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड और दूसरा कंपनी ये ले चुका है लीज में, तो उससे फिर छीन के बढ़ाना एक डिफिकल्ट टास्क है। देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। व्हाट डज इट मेक अ डिफरेंस? अब देखो इससे डिफरेंस क्या हुआ, ये आया तो देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रोटेक्टेड एरियाज विच परमिट सम एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होता है वो प्रोटेक्टेड एरियाज है, मगर ग्रेजिंग अलाउड है। ग्रेजिंग समझते हो बाबू नीतीश, कि आके वहाँ पे some human activities can be allowed inside a wildlife sanctuary but no human activities is allowed in a national park। बोले थे कोई भी नेशनल पार्क पूरी तरह से सैक्रोसेंट है, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, यू हैव टू गिव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। बताओ ये कितना बढ़िया बता चुके हैं, बताओ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो एनिमल्स है संरक्षण है, ठीक है। अब देखो जो ये पोस्ट अपग्रेडेशन कर रहे हैं, दहिंग पटकाई क्या हो जाएगा, 6 नेशनल पार्क हो जाएगा आसाम का। इससे पहले 5 है, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा याद आ गया तो क्या आएगा दिमाग में तुम्हारा, 1 हॉर्न डायनासोरस, करेक्ट, नंबर 1। नामेरिक नेशनल पार्क आसाम में है। मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क याद आएगा तो बाबू तुम लोग को भूटान याद आना चाहिए, मानस रिवर भूटान से निकलता है, ठीक है। औरंग नेशनल पार्क और दिब्रू सैखावा नेशनल पार्क याद आना मतलब याद आए तो तुम लोगों को फिर कोई यही माइनिंग एक्टिविटी ही याद आना चाहिए। और इसमें बहुत तरह का स्पीसीज, वही स्पीसीज बाबू, पेलिकन वगैरह आता था, पेलिकन वगैरह ऊपर से आता था, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह, इसी पे तो कंसर्न था पिछले बार जो किए थे हम लोग एडिटोरियल्स। समझ गए बात को ना। विल मूव टुवर्ड्स विंटर डीजल। अब बताओ विंटर डीजल आ गया, बताओ कितना बढ़िया बात है कि अब ठंडा में भी हमको डीजल मिल रहा है। और ये बोला कि वरदान है लद्दाख के लिए, समझ ना, लद्दाख रीजन के लिए एक वरदान है। कैसे, तो देखते हैं। इंडियाज आर्म फोर्सेस में सून बी यूजिंग विंटर डीजल ऑपरेशन फॉर ऑपरेशंस इन हाई एल्टीट्यूड एरिया सच एज लद्दाख
वेर विंटर टेम्परेचर प्लम्बेट टू एक्सट्रीमली टू लेवल, जहाँ पर टेम्परेचर इतना कम होता है वहाँ पे जो हम लोग को विंटर डीजल मिला है वो यूज़ कर सकते हैं आर्मी लोग। कैसे यूज़ करेंगे तो नीचे देखिए, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ प्रेजेंट रेगुलर डीजल, जो अभी जो रेगुलर डीजल है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझते हैं और इसके साथ क्या फ़ायदा होगा विंटर डीजल के साथ, तो समझो। रेगुलर डीजल फ्यूल कंटेन्स पैराफिन वैक्स विच इज़ एडेड फॉर इम्प्रूविंग विस्कोसिटी एंड लुब्रिकेशन। बोल रहा है कि जो डीजल अभी है, रेगुलर डीजल है, उसमें क्या पैराफिन वैक्स होता है जो कि ऐड किया जाता है विस्कोसिटी यू नो मोबिलिटी के लिए, ठीक है, और लुब्रिकेशन, लुब्रिकेट समझते हो, हाँ, उसको चलने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथनेस बनाने के लिए है। देख तो जब शटर उठाओगे तो लुब्रिकेंट डाला जाता है स्मूथ करने के लिए, ग्रीस, बिल्कुल ग्रीस। अब मगर ये क्या होता है, देखो एट अ लो टेम्परेचर क्या होता है, ये ठंडा टेम्परेचर यानी कि विंटर में, यानी कि ठंडा जगह पे क्या होता है, एट लो टेम्परेचर पैराफिन वैक्स थिकन्स और जेल्स एंड हिंडर्स द फ्लो ऑफ द व्हील इन द कार इंजन। बट ठंडा में क्या होता है बाबू कि ये जो पैराफिन वैक्स है जम जाता है और इंजन को स्लो कर देता है, ठीक है। मगर अब हमको क्या मिला है, अब हमको डीजल मिला है, विंटर डीजल, ये जमेगा ही नहीं, यही बोला है। देखो IOCL शॉर्ट अप्रूवल, तो IOCL जो है वो अप्रूवल मांग रहा है, ठीक है, कि हमको दे दीजिए। आप समझो इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये, ठीक है। sought approval from the Director General of Quality Assurance of the Armed Force to approve winter diesel which can be used at temperature as low as -30°C। तो ये अप्रूवल मांग रहा है, IOCL अप्रूवल मांग रहा है किससे, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, ताकि हमको दीजिए ताकि हम ये डीजल विंटर डीजल को यूज़ कर सके आर्म फोर्सेस के लिए। समझे बात को। टिल नाउ हाउ आर द आर्म फोर्सेस मेंटेनिंग, अभी तक किस तरह मेंटेन किया जा रहा था, ठीक है। तो आप बात समझिए कि IOCL, BPCL एंड HPCL प्रोवाइड द आर्म फोर्सेस विद डीजल हाई सल्फर पावर पॉइंट टू आर्म फोर्सेस फॉर ऑपरेशन इन दिस एरिया विच हैज़ अ 4.30°C। पहले क्या था कि ये 3 जॉइंट ये डीजल बनाते थे और जो आर्म फोर्सेस को दिया जाता था, ठीक है। व्हाट द कॉमन मैन इज मैनेजिंग, कॉमन मैन जो वहाँ पे कॉमन मैन है, आर्म फोर्सेस छोड़ दीजिए, कॉमन मैन किस तरह मैनेज करता था यहाँ पे, कॉमन मैन इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स आर यूजिंग केरोसिन टू डाइल्यूट डीजल, डीजल को डाइल्यूट करने के लिए केरोसिन यूज़ करते थे लोग, तब उसको यूज़ किया आता था। इससे एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता था, केरोसिन से डीजल बहुत ज़्यादा होता है पोल्यूशन, समझे। तो यानी कि केवल डीजल के एफिशिएंसी पे बात नहीं है, यहाँ पे पोल्यूशन के एफिशिएंसी भी बात है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है अब, जो एक तरह से वरदान साबित हुआ है। तो क्या बोला, व्हाट इज अ विंटर डीजल, आप समझिए। विंटर डीजल कंटेन्स एडिटिव्स टू मेंटेन लोअर विस्कोसिटी एंड कैन बी यूज इन टेम्परेचर, यानी क्या है, ये एडिटिव्स रहेंगे जो कि आपके लोअर विस्कोसिटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है, यानी कि जो आपका मोबिलिटी लो है उसको भी मेंटेन करेंगे, साथ साथ ये आप -30°C तक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप लद्दाख के रीजन में बहुत बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 डिसाइड अ लोअर पावर पॉइंट, वो बोला है ऊपर क्या है लोअर पॉइंट, मतलब डीजल हाई सल्फर पावर पॉइंट होता है, दैट इज अ लोअर पॉइंट, ठीक है। इट हैड हायर सेटेन रेटिंग एंड अ लोअर सल्फर कंटेंट, लोअर सल्फर कंटेंट होगा, लोअर सल्फर कंटेंट होगा, दैट मीन्स क्या, पोल्यूशन फ्री है, बताए थे सल्फर डाइऑक्साइड आज ही बात किए थे हम लोग, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी कम होगा। अब देखो सिटेन रेटिंग का मतलब क्या होता है, सिटेन रेटिंग का मतलब ये होता है कि एक इंडिकेटर है जो बताता है कि किस तरह आपका, हाँ, कंबसन स्पीड है डीजल का, और जो आपका IC इंजन होता है, जानते हो ना, इंटरनल कंबसन इंजन, उसमें स्टॉक्स होता है ना, डिफरेंट स्टॉक्स, पढ़े हो मैकेनिकल तुम लोग, मैकेनिकल अच्छा बैठे के तो नहीं हो, तो तुम स्टॉक जानते हो ना, स्टॉक होता है, हाँ, लेयर होता है, तो उसमें प्रभावित करता है, उसको स्पीड अप करता है, समझ गए, इंजन को स्पीड अप करता है, इसलिए दिक्कत नहीं होता, इसलिए स्मूथ चलेगा, दैट्स इट, यही था। अब देखो बात समझो, क्या बोले, उतना ही हाई स्पीड से वो होगा, हाँ हाँ हाँ, डैम्पिंग इम्पैक्ट, हाँ, यानी कि ऐसे इंजन ठीक से काम करेगा, मेरा इंटरनल कंबसन जो इंजन है, पोल्यूशन फ्री भी हो गया। ऑक्टेन,
हाँ, आईसी इंजन से हमको याद आ गया, पहले वाला पढ़े थे मैकेनिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है आपको। चलिए, कोवैक्सीन, इज इट पॉसिबल बाय अगस्त 15? बजवर्ड है, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखिए, ICMR अनाउंस्ड किया कि अ वैक्सीन फॉर कोविड-19 बाय हैदराबाद बेस्ड भारत बायोट विल बी लॉन्च्ड ऑन अगस्त 15। ठीक है, ये किया है। अब देखिए, कोवैक्सीन क्या है? भारत बायोटेक्निक वैक्सीन कैंडिडेट का नाम है। ठीक है, ये क्या है? इनएक्टिवेटेड है। बताए थे ना, इनएक्टिवेटेड क्या होता है? किल वर्जन ऑफ द जर्म दैट कॉजेज द डिजीजेस। किल्ड वर्जन वाला यूज़ किया जाता है, एक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड वाला बताए थे एक दिन तुम लोग को करंट अफेयर्स में, जो कि जहाँ से वैक्सीन बनाया जाएगा वही कोविड को लड़ने के लिए। SARS-CoV-2 क्या है? कोविड है ये। ठीक है, अदर स्टेन वॉज आइसोलेटेड बाय द, पुणे का उस बनाया है इसको, वैक्सीन को बनाएगा। नाउ द बैचेस ऑफ द वैक्सीन आर अंडरगोइंग क्वालिटी चेक्स एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कसौली, हिमाचल प्रदेश। यानी कि वहाँ पे चेक हो रहा है कि वैक्सीन किस तरह बनेगा, वही रामदेव बाबा वाला। ठीक है ना। एक्सटेंड ऑफ ट्रायल देखिए इन्वॉल्व। अब देखिए, फेज़ 1 में क्या है कि 375 लोग पे वॉलंटियर पे होगा, फेज़ 2 में 750 हेल्दी वॉलंटियर्स पे होगा। व्हाट इज़ द इंटेंडेड थ्रू दिस फर्स्ट फेज़ एंड सेकेंड फेज़ ट्रायल? तो क्या है, पहले तो हम लोग वैक्सीन का सेफ्टी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कोई एडवर्स रिएक्शंस भी होते हैं, उसके बाद देखेंगे कितना वॉलंटियर इसको टॉलरेट कर पा रहे हैं एडवर्स रिएक्शन। यानी कि बहुत ज़्यादा एडवर्स रिएक्शन हो गया तो आदमी तो मर जाएगा इससे, है ना। और लास्ट वन क्या है? द एबिलिटी ऑफ द वैक्सीन टू प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स को किस तरह वो जागरूक कर रहा है, लिम्फोसाइट्स में क्या इंपैक्ट कर रहा है, आज ही बताए थे ना, IgM बताए थे। ठीक है, उसी को बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज। ठीक है, द वायल्स ऑफ द वैक्सीन वर सेंट टू द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट कसौली, हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी चेक एंड इट इज येट टू कंप्लीट क्वालिटी चेक। भेजा गया है, अभी बाकी है। अनआंसर्ड क्वेश्चंस तुमको पता चल जाएगा कि नहीं होने वाला है। देखो, सच एन एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट पाथवे हैज़ नॉट बीन डन एवर फॉर एनी काइंड ऑफ वैक्सीन। इस तरह अभी तक कोई वैक्सीन इस तरह कुछ हुआ ही नहीं है, घोषित किया गया, ऐसा नहीं हुआ है क्या आज़ाद भारत में। ठीक है, सेकेंड, ये पोटेंशियल रिस्क है क्योंकि इनएडुकेट अटेंशन दिया जा रहा है प्रोसेस पे आप, क्योंकि यू हैव टू पास थ्रू 6 स्टेजेस। याद करो, 6 स्टेजेस बताए थे कभी। यू हैव टू गो फ्रॉम स्टेजेस टू स्टेजेस, है ना, स्टेज टू स्टेज यू हैव टू गो, इसके लिए करना होगा। कंपनी इनिशियली प्लेग कंप्लीशन ऑफ फेज़ 1 एंड फेज़ 2 स्टडी इन 15 मंथ। बोला कंपनी क्या 15 मंथ का मांग रहा है, ये कैसे कर लेगा 2 ही महीना में। बोला इट इज़ अ टफ टू फाइंड हेल्थ वॉलंटियर्स हु हैव नॉट हैड वायरोलॉजी कन्फर्म्ड कोविड। अब हेल्थ वॉलंटियर खोजना मुश्किल है ना, जिसको कोविड-19 नहीं हुआ है, उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि बोला गया कि हेल्दी वॉलंटियर्स पे 750 का होगा। इट मे लेड टू शॉर्ट सर्किटिंग द प्रोटोकॉल। इससे क्या होगा, जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो प्रोटोकॉल्स है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बात समझे, ये धारा का धारा रह जाएगा। पहले भी बोल दिए, तो अब तो बैक कर लिया ना इस चीज़ को, बोल दिया ना कि अब नहीं आ रहा है, पता है ना आपको, घोषित हो चुका है कि 15 नहीं आएगा। हम तो पहले ही बोल दिए थे, ये पढ़ाने से पहले ही बोल दिए थे। उसी दिन मेरा भाई लोग बहुत खूब खुश हो रहा था, हम उसको बोल दिए बाबू ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। कल भी हम गए थे दीदी के पास, वहाँ पे भी लोग सब, बूढ़े लोग सब पूरा खुश थे कि वैक्सीन आएगा। हाँ, वेरी गुड, कुछ नहीं होने वाला है, सही बात। अच्छा, ये क्या हेल्थ इशू आ जाएगा पेपर में? हेल्थ इशू कौन सा? पेपर 2, पेपर 3 भी आ सकता है तुम्हारा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको खाना है तो खा लीजिए जाके, फालतू का। चलिए, देखो समझो, एक इम्पॉर्टेंट है, वन वेब अभी न्यूज़ में है। ठीक है, जो भारत एयरटेल चेयरमैन है, भारतीय एयरटेल चेयरमैन है सुनील मित्तल, क्या बोला है कि वो बीड किया है कि वो भी वन वेब में अपना स्टेक चाहता है। स्टेक मतलब यहाँ पे शेयर चाहता है बाबू, समझे। तो है क्या कि ये शेयर चाह रहा है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पेपर 3। ठीक है, तो इसमें है क्या, देखो समझो, ये बहुत अच्छे से समझना है सभी स्टूडेंट को। क्या है कि वन वेब यूके बेस्ड कंपनी है जो कि मेगा कॉन्स्टलेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स मॉनिटर किया जाता है, ये यूके बेस्ड कंपनी है जो कि ये चीज़ को मॉनिटर करता है, उसी को हम लोग वन वेब कहते हैं। सर, अभी तो एलोन मस्क ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है तुम्हारा।
एलन मस्क जानते हो यूएस का है, बहुत बड़ा नाम है। टेस्ला बिल्कुल स्पेस एक्स उसी का है, ठीक है। वही तुम्हारा रीयूजेबल सैटेलाइट लेके आया था, ठीक है। अब बात को समझो यहाँ पे, दिस सैटेलाइट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर एफोर्डेबल वायरलेस इंटरनेट सर्विस टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब इससे फायदा क्या है, देखिए पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा आपका मोबाइल। अभी टावर जो है ना, अब बात समझो, टावर जो सिस्टम है, टावर सिस्टम पूरे खत्म हो जाएगा जब लो अर्थ ऑर्बिट में वन वेव के अंतर्गत इस तरह का सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा आने लगेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। तो जो देखते हैं टावर आप कदम टू कदम मिलता है आपको, ये खत्म हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, आपका मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है, टावर के हिसाब से है। तो आपका मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगा, यानी कि आने वाले समय में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले समय में आपका मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगा यदि ये सपना वन वेव का पूरा हो जाए तो। पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा डायनामिक्स ही चेंज हो जाएगा। अच्छी बात है ना, ज़्यादा बेटर है। नेट भी सस्ता हो जाएगा इतना जो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सस्ता हो जाएगा, हर एक पे इम्पैक्ट। अब देखो ये होता क्या है, ये समझो। देखो एफोर्डेबल वायरलेस इंटरनेट सर्विस, वही तो बात बोल रहे हैं कि एफोर्डेबल वायरलेस सर्विस दुनिया किसी भी पार्ट में हो सकता है। अब देखो लो अर्थ सैटेलाइट्स कहाँ काम करता है, ये 500 मीटर से लेके 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि 500 आइनोस्फीयर चले जाओगे। और आइनोस्फीयर का ही लेयर है, क्योंकि आइनोस्फीयर में आयंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है नेटवर्क के लिए, है ना। समझ गए बात को। अब देखो तो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में इतना कुछ किया जाएगा। अब देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी होता है जो कि 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है। जियो स्टेशनरी मतलब क्या है कि अर्थ का जो रोटेशन होता है उसके हिसाब से भी रोटेट करता है, इसलिए स्टेशनरी लगता है देखने में। यदि अर्थ के हिसाब से कोई मूव करे तो यानी कि क्या है, रिलेटिव क्या है। हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। नैविक जो नैविक तुम्हारा आ जाता है, ठीक है ना, जो हम लोग GPS को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो देखो ये बात समझो कि यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, यानी कि ये सैटेलाइट क्या है 36,000 किलोमीटर ऊपर मिलेगा अर्थ सरफेस से, यानी कि ट्रोपोस्फियर से। और ये क्या है कि अर्थ का जो मूवमेंट होगा वो बराबर का मूवमेंट होगा, यानी कि लगेगा ही कि मूव नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों चीज़ एक साथ मूव हो रहा है, तो यू नेवर नो, स्टेबल हो गया। अब देखो इसमें है क्या, कैन दे प्लेस हंड्रेड्स ऑफ सेल टावर्स। देखो कैन दे रिप्लेस द 100 ऑफ, ये बोल चुके हैं यस। Instead of putting hundreds of cell towers to cover a region, they can cover the same region with just a couple of satellites. बिल्कुल वो अलग है। अब अभी हम लोग बात कर रहे हैं वन वेव यूके बेस्ड, बिल्कुल उसका भी, हाँ ये यूके बेस्ड वन वेव। पूछेगा तुमको वन वेव क्या है, तो वन वेव बोल सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशली उस सैटेलाइट पे बात हो रहा है जो लो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग रखेंगे, और इसलिए रखेंगे ताकि एफोर्डेबल वायरलेस इंटरनेट तुम लोग को मिल सके। और इसका रिपरकर्शन क्या होगा, इसका रिपरकर्शन यही होगा कि जो हंड्रेड्स ऑफ टावर्स तुमको देखने को मिलते हैं वो तो सभी रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब दूसरा देखो कि वाई लो अर्थ ऑर्बिट, वाई नॉट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसका लेटेंसी रेट होता है। लेटेंसी रेट समझते हो, डिले नहीं होना चाहिए। देखो अब हम लोग बज वर्ड है इंडस्ट्री 4.2 की बात करते हैं ना, जिसमें बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्राइवरलेस कार, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात करते हैं, करेक्ट। तो ये सब चीज़ तभी पॉसिबल है जब रियल टाइम डेटा आया आपको। लेटेंसी रेट हो गया, लेट हो गया तो कहाँ से आएगा, इसलिए बाबू लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग 20 बार बता चुके हैं, आप अपना लोग पढ़ चुके हैं, है ना। चाइना कर चुका है क्वांटम कंप्यूटिंग में, जानते हो ना, अब देखो इफ द सैटेलाइट्स आर इन जियो स्टेशनरी, अब एग्जांपल हो कि सैटेलाइट यदि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहे तो वी कैन गो विथ लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, हम लोग कम ही सैटेलाइट्स में कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हाई लेटेंसी, वही ज़्यादा समय लगेगा डेटा को पहुँचने में, एसोसिएट विद डेटा ट्रांसमिशन। जब ज़्यादा समय लगेगा तो रियल टाइम वाला काम कैसे करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे कर पाएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स काम कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे तो पूरी तरह से जितना कम हो, फ्लक्चुएशन रेट जितना कम हो उतना बेटर रिजल्ट आ सकता है। वी रिक्वायर रियल टाइम डेटा, बोल रहा है ना नीचे देखिए, हम लोग को क्या रियल टाइम, क्यों, क्योंकि हम लोग को इंडस्ट्री 4.1 पे काम करना है, ड्राइवरलेस कार पे, रोबोटिक सर्जरी एक्सेट्रा। बात समझे ना, जैसे देखो बाबू बायोमेडिकल जब काम होता है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सुने हो, यहाँ बैठे हुए हैं गांव में हम ऑपरेशन कर रहे हैं,
लैपटॉप के थ्रू, सुने हो ना? ये बायोमेडिकल होता है, इसको बोलते हैं बायोमेडिकल ऑटोमेशन या फिर बायोमेडिकल या टेलीमेट्री सिस्टम भी कह सकते हो इसको, ठीक है। टेलीमेट्री सिस्टम क्या, यहाँ बैठे हैं और एक क्लिनिकल थिएटर में ऑपरेशंस कर रहे हैं टूल्स के द्वारा, टूल्स को सुपरवाइज कर रहे हैं। अब डेटा ही ऊपर से रियल टाइम नहीं आया, लेटेंसी रेट ज़्यादा हो तो कैसे करेंगे? वो तो मर सकता है पेशेंट मेरा। यहाँ कर रहे हो 10 मिनट में कटा रहा है, वहाँ पे हो गया। सेकंड भी लेट होगा तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बात समझे। इसलिए वी हैव टू प्लेस सैटेलाइट्स इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, समझे। वो आर द देखो तुम इलन मस्क का बात कर रहे थे ना, चलो तुम्हारा भी बात आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो आर द अदर प्लेयर्स, दूसरे प्लेयर्स कौन है जो वन वेब में या फिर इसी तरह का प्रोजेक्ट्स में अपना दिमाग खपा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है इलन मस्क आ जाएंगे, ठीक है। इस कमिंग विद हिज स्टारलिंक सैटेलाइट्स है उनका भी अपना। जेफ बेजोस, वो भी प्रोजेक्ट क्यूबर आया ना बाबू, क्यूबर पहुंचना है, बोले थे ह्यूमन का सबसे ज़्यादा क्यूबर बेल्ट तक ही गए हैं। Among all the players proposed for low Earth orbit, as many as 46,000 satellites could be launched in the next few years. आने वाले समय में इतना ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी। स्पेस डेब्रिस बढ़ सकता है इससे तुम्हारा। देखो जापान ने स्पेस डेब्रिस को हटाने के लिए लॉन्च किया था, याद है, मगर फेल कर गया वो पिछले साल। वो डेब्रिस को हटाने के लिए जापान ने अपना एक सैटेलाइट भेजा था स्पेस डेब्रिस को ख़त्म करने के लिए, वो फेल कर गया, ठीक है। इन कंपेरिजन इन द लास्ट 60 ईयर्स लेस दैन 9,000 हैव बीन सेंट। अब देखिए लास्ट 60 ईयर्स में केवल 9,000 ऑब्जेक्ट्स हम भेज चुके हैं स्पेस में, और अभी कुछ ईयर में 46,000 जाने वाला है। इसका मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेशली स्पेस साइंस में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। बट व्हाट आर द चैलेंजेस क्या है? प्राइसिंग ऑफ सर्विस एज सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी इज नॉर्मली एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है ऊपर मैनेज करना, नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। ट्रेडिशनल मोबाइल फोन्स आर नॉट इक्विप्ड टू रिसीव सैटेलाइट सिग्नल्स, जो ट्रेडिशनल अभी है वो तो नहीं बोल चुका हूँ, इसलिए फिर से उसको ऑथराइज करना पड़ेगा। सो द सर्विस प्रोवाइडर हैज़ टू सेट अप एन अर्थ स्टेशन एंड देन ट्रांसमिट द सिग्नल्स। अर्थ सबमिट रखा, उसके बाद सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, वो फिर अर्थ तुम्हारा तुमको देगा स्टेशन, यानी कि बीच में कोई एक मिडल मैन रहेगा तभी तुमको मिल सकता है। तो आने वाले समय में यदि ये बजवर्ड जो अभी का बजवर्ड देख रहे हैं कि इतना लो अर्थ ऑर्बिट में डालेगा, इससे क्या होता है तुम्हारा आने वाले समय में तुम्हारा कन्फिगरेशन मोबाइल का चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। देयर आर ऑल्सो सम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द नेटवर्क रेजिलेंस एज देयर आर मल्टीपल सैटेलाइट्स ऑपरेटिंग इन एरिया। अब क्या है कि नेटवर्क रेजिलेंस भी प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि मल्टीपल एक ही एरिया में मल्टीपल सैटेलाइट्स भी है, तो ये भी एक आने वाले समय में हो सकता है इसे स्पेस वार हो जाए। हम रखेंगे तो हम रखेंगे, है ना, एक एथिकल कंसर्न्स भी आ जाएगा। चलो लास्ट वन है, खत्म कर दिए, लास्ट वन है। देखो न्यू फॉर्म ऑफ स्वाइन फ्लू, नए फॉर्म ऑफ स्वाइन फ्लू आया है। रिसर्चर जो चाइना में है, देखो चाइना का फिर से बात हुआ, वो आइडेंटिफाई किया न्यू फॉर्म ऑफ स्वाइन फ्लू, ठीक है, G4 that has the potential to become a pandemic। इसके पास पोटेंशियल है पेंडेमिक बनने का, ठीक है, जो तुम्हारा साइंस जर्नल PNAS में घोषित किया गया है। अब G4 के बारे में बताओ, इसके बारे में कुछ बताया गया है कि दिस वेरिएंट इज डोमिनेंट इन पीक सिंस 2016 के बाद G4 जो कि स्वाइन फ्लू का एक फॉर्म है, ठीक है, वो पाया गया है 2016 के बाद। ये क्या H1N1 स्ट्रेन का एक डिसीडेंट है, वहीं से एक आया है। जैसे तुम्हारा SARS से तुम्हारा ये कोविड-19 है, उसी तरह इस कम्युनिटी से ये भी एक डिजीज आया है, हाईली इन्फेक्शियस है, मगर थोड़ा अलग है कोविड से। कैसे तुम्हें बताऊंगा। ऑलरेडी 10% स्लॉटर हाउस वर्कर्स को इम्पैक्ट कर चुका है चाइना में, ठीक है। ये H1N1 जो स्वाइन फ्लू है, अभी तक एविडेंस ये नहीं मिला क्या ह्यूमन टू ह्यूमन पास भी होता है जैसे कोविड में हुआ है। बात समझे? तो ये पूरी तरह से कौन सा आ गया, हेल्थ इश्यूज आ गया। हेल्थ इश्यू कौन सा पेपर का पार्ट है? पेपर 2